नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जीपीएफ या फिर सीपीएफ सब्सक्राइबर हैं, यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड या फिर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आप अपने जीपीएफ या फिर सीपीएफ अकाउंट से कितने पैसे की निकासी कर सकते हैं, यानी कि विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर अपने जीपीएफ या सीपीएफ अकाउंट से कितने पैसे एडवांस के रूप में ले सकते हैं, और कब ले सकते हैं, और किन प्रयोजनों के लिए ले सकते हैं, और इससे संबंधित जरूरी दस्तावेज क्या देने होते हैं, और सरकार ने जीपीएफ या फिर सीपीएफ अकाउंट से विड्रॉल या एडवांस के संबंध में समय सीमा क्या रखी है। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जानकारी के अभाव में जब कई सारे केंद्रीय कर्मचारी खास करके सीपीएफ सब्सक्राइबर या जीपीएफ सब्सक्राइबर अपने ऑफिस या डिपार्टमेंट में जीपीएफ या फिर सीपीएफ अकाउंट से विड्रॉल या फिर एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको तरह तरह के नियम और कानून बताए जाते हैं, जिसके कारण जीपीएफ और सीपीएफ सब्सक्राइबर्स को परेशानी झेलनी पड़ती है, परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मास्टर सर्कुलर जारी किया है, और इसमें जीपीएफ और जीपीएफ अकाउंट से विड्रॉल और एडवांस से संबंधित सभी नियमों को एक साथ किया गया है, यानी कि समेकित किया गया है, ताकि सीपीएफ या फिर जीपीएफ सब्सक्राइबर्स को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह सर्कुलर खास करके सामान्य भविष्य निधि यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज रूल्स 1960 के तहत जारी किया गया है। लेकिन यही रूल सीपीएफ सब्सक्राइबर पर भी लागू होता है, यानी कि कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स पर भी लागू होता है। बस अंतर इतना होता है कि जीपीएफ सब्सक्राइबर का जो जीपीएफ अकाउंट होता है उसमें उसका खुद का शेयर होता है, लेकिन सीपीएफ सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में मैनेजमेंट शेयर और सीपीएफ सब्सक्राइबर्स के खुद का शेयर होता है। तो जहां भी यहाँ विड्रॉल और एडवांस की बात होगी तो सीपीएफ सब्सक्राइबर के संबंध में उसके खुद की शेयर की बात होगी, क्योंकि मैनेजमेंट शेयर से किसी भी तरह का एडवांस या विड्रॉल नहीं होता है। तो अब आगे हम आपको बताते हैं कि इससे संबंधित नियम क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अभिदाताओं द्वारा सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम राशि की निकासी आहरण के उपबंधों का उदारीकरण। अब ये स्पष्ट है कि जो रूल्स हैं उसको काफी लिबरलाइज किया गया है। और यहाँ देखते हैं इस विभाग ने सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 से संबंधित समय समय पर विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। तो बेहतर जानकारी के लिए इन निर्देशों को एक स्थान पर समेकित करने का निर्णय लिया गया है, जो कि निरंकुश है। हम पहले इसमें आपको विड्रॉल से संबंधित नियम के बारे में बताया है। अभिदाताओं द्वारा सामान्य भविष्य निधि से निकासी, सबसे पहले जनरल प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल की बात हुई है। तो 2.1 देख सकते हैं इन नियमों के उपबंधों की समीक्षा की गई है, और यह निर्णय लिया गया है कि अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सामान्य भविष्य निधि से निकासी की अनुमति दी जाएगी। निकासी जिसे विड्रॉल कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि 5 तरह की निकासी की बात हो रही है। फर्स्ट क्लॉज में शिक्षा, सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन। तो कहता है कि एजुकेशन के लिए कोई भी सीपीएफ या जीपीएफ सब्सक्राइबर अपने जीपीएफ या सीपीएफ अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है, और कहता है कि किन पर्पस के लिए कर सकता है। तो एजुकेशन तो पर्पस है, कहता है इसमें सभी स्ट्रीम और संस्थानों को कवर करते हुए इसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा सभी को सम्मिलित किया जाएगा। यानी आपके बच्चे किसी भी स्ट्रीम में हो, या प्राइमरी में, मिडिल में, या फिर हायर एजुकेशन में हो, तो एजुकेशन पर्पज से लोन ले सकते हैं। और दूसरा है अनिवार्य व्यय, जिसे कहते हैं कंपलसरी एक्सपेंडिचर, जिसमें आती है सगाई, जिसे कहते हैं रिंग सेरेमनी, मैरिज, विवाह, अंत्येष्टि, यानी कि जिसे लास्ट राइट्स कहते हैं या फ्यूनरल कहते हैं, स्वयं या परिवार के सदस्यों और आश्रितों के लिए समारोह। अगर कोई फैमिली फंक्शन होता है खुद के लिए, परिवार के सदस्य के लिए आप करना चाहते हैं, या फिर किसी डिपेंडेंट के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी विड्रॉल की अनुमति दी गई है यहाँ पर, उस पर्पज से भी विड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा है स्वयं परिवार के सदस्यों और आश्रितों की बीमारी, खुद बीमार हो, परिवार के कोई सदस्य बीमार हो, या फिर कोई डिपेंडेंट बीमार हो, तो उनके लिए भी या उस पर्पज से भी विड्रॉल किया जा सकता है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद, और ये चौथा देख सकते हैं यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, ये सब उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु में आता है। तो इसके खरीद के लिए भी निकासी कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य है। अब यहाँ शर्त बताया गया है, 2.2 में देख सकते हैं, 12 मास तक का वेतन या जमा राशि का 3/4 या 12 महीने का जो वेतन होता है, या फिर जितनी राशि अकाउंट में जमा है,
तो उसके तीन चौथाई जो भी कम हो की निकासी की अनुमति है, यानी कि उतने पैसे का विड्रॉल किया जा सकता है। तथापि बीमारी के लिए अभिदाता के खाते में जमा राशि का 90% तक की निकासी की अनुमति दी जा सकेगी। यानी अगर कोई सदस्य बीमार है और इलाज के लिए अगर विड्रॉल करना चाहते हैं, तो सीपीएफ या जीपीएफ सब्सक्राइबर को जो उनके खाते में जमा है, खास करके जीपीएफ अकाउंट में जमा है और सीपीएफ सब्सक्राइबर का जो खुद का शेयर है, तो उसके 90% तक विड्रॉल की अनुमति दी जा सकती है। अभिदाता 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद निकासी की मांग कर सकता है, और यह भी एक शर्त है कि यह विड्रॉल की सुविधा सिर्फ उन्हीं जीपीएफ और सीपीएफ सब्सक्राइबर्स को मिलेगी जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, यानी कि 10 वर्ष का सर्विस पूरा हो चुका हो जिनका, वही मांग कर सकता है इस तरह के विड्रॉल का। तो ये एक शर्त है। अब 2.3 में है ये हाउस से संबंधित आवास जिसमें निवास के लिए उपयुक्त गृह का निर्माण करना या खरीदना या रहने के लिए फ्लैट खरीदना सम्मिलित है। यानी कि जो निवास है या गृह का निर्माण है, या कोई खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी विड्रॉल की सुविधा दी गई है। बकाया आवास ऋण का पुनर्भुगतान, अगर आपने पहले से ही हाउसिंग लोन ले रखा है और उसको रिपे करना चाहते हैं सीपीएफ अकाउंट से विड्रॉल लेके, तो इसकी भी अनुमति दी गई है, यानी कि इससे विड्रॉ करके और लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं। तीसरा है गृह बनाने के लिए जमीन की खरीद, अगर घर बनाने के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं तो इस पर्पज से भी अनुमति दी गई है। अधिग्रहित स्थान पर गृह निर्माण, यानी जो एक्वायर्ड प्लेस है, लैंड है, अगर उस पर घर बनाना चाहते हैं तो उस पर्पज से भी विड्रॉल कर सकते हैं। पांचवा है पहले से अर्जित गृह का पुनर्निर्माण और उसमें कुछ परिवर्धन, यानी पहले से जो आपके पास घर है, अगर उसको उसका रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अनुमति दी गई है। और पांचवा है पैतृक गृह का नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन करना, जो आपका पैटर्नल हाउस है तो उसको अगर आप रिनोवेट करना चाहते हैं, उसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इस पर्पज से भी जीपीएफ या फिर सीपीएफ अकाउंट से आप विड्रॉल कर सकते हैं। अब यहाँ जो बताया गया है कि कुछ यह ध्यान देने योग्य है सभी के लिए। उपयुक्त प्रयोजनों के लिए अभिदाता को अपने खाते में जमा राशि का 90% तक निकासी की अनुमति दी जा सकेगी। जहाँ तक घर बनाने की बात है, तो जो सब्सक्राइबर के अकाउंट में जितना भी पैसा होगा, तो उसके कहता है कि 90% की राशि की निकासी की अनुमति दी जा सकती है, यानी कि सब्सक्राइबर 90% तक अमाउंट को ड्रॉ कर सकता है। और यह भी निर्णय लिया गया है कि मौजूदा निर्देशों को खत्म कर दिया जाए, जिसमें कहा गया है कि उस गृह की बिक्री के पश्चात जिसके लिए जीपीएफ निकासी की गई थी, आहरित राशि वापस जमा करनी होगी। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि पहले नियम यह था कि अगर आप अपने जीपीएफ या सीपीएफ अकाउंट से पैसे की निकासी करते थे, विड्रॉ करते थे, यानी घर खरीदने के लिए, अगर बाद में उसे बेच देते थे, तो जितना पैसा आपने विड्रॉ किया था उसे फिर वापस जीपीएफ या सीपीएफ अकाउंट में जमा करना होता था। लेकिन अब इस अनिवार्यता को खत्म कर दी गई है। आवास प्रयोजन के लिए जीपीएफ निकासी अब एचबीए नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से नहीं जुड़ेगी। अब यहाँ ध्यान देने की चीज है कि अब इसका हाउस बिल्डिंग एडवांस जो होता है उससे इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, यह बिल्कुल एक सेपरेट तरह का विड्रॉल होगा। अभिदाता को उसकी सेवा के दौरान किसी भी समय इस सुविधा के लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकेगी। दोस्तों, आपने पहले देखा है कि जो 2.1 है उसमें 10 वर्ष का सर्विस पूरा होना चाहिए, लेकिन घर के पर्पज से अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो कहता है कि यह कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए सर्टेन सर्विस पीरियड होना जरूरी नहीं है, यानी कि एक टाइम जो सर्विस पीरियड है, तो कोई यहाँ लिमिट नहीं रखा गया है। अब 2.4 में देख सकते हैं मोटर मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये तीनों की बात हो रही है आदि की खरीद या इस प्रयोजन के लिए पहले से लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान। अगर आप मोटर कार, मोटरसाइकिल या स्कूटर खरीदना चाहते हैं या फिर पहले से अगर लोन ले रखा है तो उसको रिपे करना चाहते हैं, तो इस पर्पज से भी विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड है मोटर कार की व्यापक मरम्मत, ओवरहॉलिंग, अगर मोटर कार की ओवरहॉलिंग करवाना चाहते हैं या उसको मैंने लार्ज स्केल पर अगर रिपेयर की जरूरत है तो इसके लिए भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा है मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड आदि बुक करने के लिए डिपॉजिट, अगर आप मोटर कार बुक करना चाहते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड अगर बुक करवाना चाहते हैं और इसके लिए पैसे की जरूरत है, डिपॉजिट देने की जरूरत है, तो इसके लिए भी आप विड्रॉल अकाउंट से कर सकते हैं। अब इसके लिए शर्तें क्या होगी? अभिदाता को उपयोग प्रयोजनों के लिए क्रेडिट पर जमा राशि का 3/4 हिस्सा या वाहन की लागत जो भी कम हो निकालने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि आपके अकाउंट में या आपके शेयर में जितना पैसा होगा तो उसके 3/4 यानी कि 3/4 हिस्सा, या फिर जो व्हीकल का लागत होगा, कॉस्ट होगा, तो दोनों में से जो भी कम हो उसे निकालने की, उतने अमाउंट निकालने की अनुमति दी जा सकेगी, यानी कि अब अनुमति दी जा सकती है।
और यहाँ भी एक शर्त है, 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद उपरोक्त प्रयोजनों के लिए निकासी की अनुमति दी जा सकेगी। यानी कि अगर मोटर कार के लिए विड्रॉल करना चाहते हैं तो कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरा होना चाहिए, इससे पहले इसकी अनुमति नहीं दी जा सकेगी। इस पर्पज से विड्रॉल के लिए सिर्फ घर पर ही आपने देखा है कि होम के केस में एक जो सर्टेन टाइम लिमिट है, सर्विस पीरियड है, उसे वेव किया गया है। अब 2.5 देखते हैं, अधिवर्षता पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अधिवर्षता से 2 वर्ष पूर्व बिना कारण बताए शेष राशि के 90% तक निकासी की अनुमति है। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होने जा रहा है तो रिटायरमेंट से 2 वर्ष पहले चाहे तो अपने शेयर का 90% अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, और इसके लिए कोई कारण बताना जरूरी नहीं होगा। यह एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन है कि जो रिटायर करने वाले कर्मचारी हैं तो रिटायरमेंट से 2 वर्ष पहले ही अपने शेयर के 90% तक के अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। अब 2.6 में देखिए, अभिदाता द्वारा निधि से निकासी के सभी मामलों में विभाग का घोषित अध्यक्ष निकासी की मंजूरी देने के लिए सक्षम है। यानी कि विड्रॉल की जहां तक परमिशन की बात है तो जो डिपार्टमेंट का हेड है, तो डिपार्टमेंट का हेड कॉम्पिटेंट है, यानी कि इसे अलाउ करने के लिए। अभिदाता को कोई दस्तावेज, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण परेशानी होती है सरकारी कर्मचारियों को, सीपीएफ या पीजीपीएफ सब्सक्राइबर को, यहाँ ध्यान दे, अभिदाता कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि विड्रॉल के लिए किसी भी सब्सक्राइबर को किसी भी तरह का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने की जरूरत नहीं होगा, प्रेजेंट करने का जरूरत नहीं होगा। अभिदाता द्वारा निकासी के कारणों का उल्लेख करने वाला एक सरल घोषणा पत्र पर्याप्त होगा। यानी कि विड्रॉल के लिए एक सिंपल डिक्लेरेशन जो है देना होगा, और उसमें कारण बताना होगा कि किस पर्पज से विड्रॉल करना चाहता है, और कोई भी किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट देना जरूरी नहीं होगा। जैसा पहले होता था कि कोटेशन चाहिए, उसका प्लान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसे अब इसकी जरूरत नहीं होगी। सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के अनुसार आहरित राशि की मंजूरी और भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि पहले किसी भी कोई भी टाइम लिमिट नहीं था कि कितने समय सीमा के अंदर अगर कोई कर्मचारी विड्रॉल के लिए अप्लाई करता है तो उसे पेमेंट करना है। लेकिन अब इसके लिए भी समय सीमा तय कर दी है। अतः निधि से निकासी के लिए मंजूरी और भुगतान के लिए अधिकतम समय सीमा 15 दिन निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब कोई कर्मचारी अगर विड्रॉल लेना चाहता है और इसके लिए अप्लाई करता है तो 15 दिनों के भीतर ही विड्रॉल का अमाउंट कर्मचारी के खाते में जमा करना होगा। और आपात स्थिति जैसे बीमारी आदि के मामले में समय सीमा 7 दिनों तक सीमित हो सकती है। कहता है अगर आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, जैसे कि बीमारी का केस बताया गया है, तो इस केस में 7 दिन के अंदर जीपीएफ या फिर सीपीएफ सब्सक्राइबर को उस अमाउंट का पेमेंट करना होगा अगर विड्रॉल करता है तो। और इससे संबंधित नियम देख सकते हैं कि यह 7 मार्च 2017 का सर्कुलर है जिसका हवाला दिया गया है। अब बात करते हैं एडवांस की, अभिदाताओं द्वारा समान भविष्य निधि से अग्रिम आहरण। अब नियमों के उल्लंघनों की समीक्षा की गई और निर्णय लिया गया है कि अभिदाता को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए समान भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 से अग्रिम राशि लेने की अनुमति दी जाए। अब यहाँ बात कर रहे हैं एडवांस की। स्वयं परिवार के सदस्यों आश्रितों की बीमारी, अगर खुद बीमार हो, परिवार का कोई मेंबर बीमार हो, या कोई डिपेंडेंट बीमार हो, तो उसके लिए एडवांस ले सकते हैं। अभिदाता के परिवार के सदस्यों या आश्रितों की शिक्षा, जो सब्सक्राइबर हैं उसके परिवार के कोई मेंबर हो या फिर कोई डिपेंडेंट हो, तो उसके एजुकेशन के लिए एडवांस ले सकता है। और ये कहता है कि सभी कवर करता है, शिक्षा चाहे प्राथमिक, माध्यमिक या फिर हायर एजुकेशन हो, सभी को कवर करता है। किसी भी स्ट्रीम में हो या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में हो तो उसके लिए एडवांस ले सकता है। और तीसरा है अनिवार्य व्यय, जैसा पहले भी बताया है कि रिंग सेरेमनी, मैरिज, फ्यूनरल या फिर कोई फैमिली फंक्शन हो तो उसके लिए ले सकता है। कानूनी कार्रवाई की लागत, अगर कोई किसी पर डिपार्टमेंटल केस चल रहा हो कोर्ट में और डिफेंड करने के लिए अगर एडवांस लेना चाहता है जीपीएफ या फिर सीपीएफ अकाउंट से, तो इसके लिए ले सकता है। रक्षा लागत के लिए ले सकता है। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की खरीद के लिए, जैसे बताया है कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, इसके लिए भी एडवांस सीपीएफ या फिर जीपीएफ सब्सक्राइबर ले सकता है। तीर्थ यात्रा और प्रतिष्ठित संस्थानों का दौरा, अगर कोई कर्मचारी पिलग्रिमेज पर जाना चाहता है, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है, या किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विजिट करना चाहता है, वहाँ का दौरा करना चाहता है, तो इसके लिए भी एडवांस ले सकता है। और कहा गया कि इसमें यात्रा और पर्यटन संबंधी कोई भी गतिविधियां सम्मिलित होगी। यानी कि यात्रा या पर्यटन से संबंधित अगर कोई भी एक्टिविटी है तो उसके लिए एडवांस लिया जा सकता है इसमें से। अब 3.2 में देखिए, यहाँ पर जो शर्त है, अग्रिम की सीमा को 12 महीने के वेतन या जमा राशि का 3/4 जो भी कम हो तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब सीपीएफ या जीपीएफ सब्सक्राइबर 12 महीने के वेतन, या फिर उनके अकाउंट में सीपीएफ सब्सक्राइबर के केस में उनका जो शेयर होता है तो उसके 3/4 अमाउंट तक की जो राशि है वो एडवांस के रूप में ले सकता है। अग्रिम राशि की वसूली अधिकतम 60 किस्तों में
की जाएगी। और जो भी एडवांस दिया जाएगा तो उसके लिए रिकवरी का जो टाइम लिमिट दिया गया है 60 इंस्टॉलमेंट दिया गया है, यानी कि उसकी रिकवरी 60 इंस्टॉलमेंट में की जाएगी। अग्रिम राशि घोषित कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत की जाएगी। जैसे कि आपने देखा था विड्रॉल के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें बताया गया है वह डिपार्टमेंटल हेड है, और इसके लिए ऑफिस हेड है, यानी कि एडवांस के लिए ऑफिस हेड ही कॉम्पिटेंट है, वो स्वीकृत कर सकता है इस अमाउंट को। ऊपर कवर न किए गए कारणों के लिए निधि से अग्रिम राशि मंजूर करने हेतु विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है, यानी कहता है कि यहाँ एडवांस में जो ऊपर जितने तरह का प्रयोजन बताया गया है, अगर उससे कोई अलग प्रयोजन के लिए किसी अलग प्रयोजन के लिए कोई भी जीपीएफ या सीपीएफ सब्सक्राइबर एडवांस लेना चाहता है, तो जो डिपार्टमेंटल हेड है, विभाग अध्यक्ष है, वो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे, यानी कि वो चाहे तो एडवांस को स्वीकृत कर सकता है। अब फिर पर निधि की अग्रिम की मंजूरी और भुगतान के लिए अधिकतम 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की जा रही है। जैसा कि विड्रॉल के केस में भी बताया गया है, तो उसी तरह से एडवांस के लिए भी जो अधिकतम समय सीमा तय की गई है 15 दिन की तय की गई है, यानी कि जब कर्मचारी अप्लाई करेंगे तो 15 दिनों के भीतर डिपार्टमेंट या फिर ऑफिस को एडवांस क्रेडिट करना होगा उस कर्मचारी के अकाउंट में। बीमारी आदि जैसे आपात स्थिति के मामले में समय सीमा 7 दिनों तक सीमित होगी। अगर कोई बीमार है या कोई इमरजेंसी है तो इसके लिए 7 दिन की समय सीमा रखी गई है। अग्रिम के उपरोक्त सभी मामलों में अभिदाता कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि विड्रॉल के केस में देखा है। उसी तरह एडवांस के भी केस में किसी भी तरह के जो डॉक्यूमेंट है उसे प्रेजेंट करने की जो अनिवार्यता थी उसे खत्म कर दी गई है, यानी कि अब कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना जरूरी नहीं होगा। इस केस में भी ऋणदाता द्वारा अग्रिम भुगतान के कारणों को बताने वाली एक साधारण घोषणा पर्याप्त होगी। एक सिंपल डिक्लेरेशन इसके लिए देना होगा कि किस प्रयोजन से सब्सक्राइबर अपने अकाउंट से एडवांस लेना चाहता है, तो इसके लिए सिर्फ एक डिक्लेरेशन देना होगा, घोषणा करनी होगी। और इसके लिए किसी भी तरह की जो डॉक्यूमेंट है या दस्तावेज है उसे ऑफिस में या डिपार्टमेंट में जमा करना अनिवार्य नहीं होगा। और यह भी लेटर जो देख रहे हैं कि जिसका हवाला दिया है, ये भी 7 मार्च 2017 का है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।